हेलो डियर स्टूडेंट्स। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आज की ई क्लास में हम अमलगमेशन ऑफ कंपनीज के अगले टॉपिक पर बात करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, यानी किस तरह के टाइप्स होते हैं यदि कंपनीज का अमलगमेशन किया जा रहा है। तो मैं हूं डॉक्टर विनीता अरोड़ा और स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। और चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। सो स्टूडेंट्स, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज क्या होता है और इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या है, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, ये सब मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताए हैं। आप पहले उन्हें गो थ्रू कीजिए और उसके बाद बात करें आप टाइप्स ऑफ अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। यस गाइस, यदि हम टाइप्स की बात करते हैं यानी अमलगमेशन, जब दो या दो से अधिक कंपनीज या दो से ज़्यादा कंपनीज आपस में मर्ज हो रही है, परचेज और सेल हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में अमलगमेशन दो तरह का हो सकता है और वो है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ये एक्चुअल में दोनों ही होते क्या हैं, इन पर हम अभी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ये जो आज की क्लास है ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी ही कंडीशंस को मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी और कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये सारी ही कंडीशंस, ये सारी ही टाइप्स आपको पूछे जाते हैं। तो गाइज, मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की तरफ से नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं। तो गाइज, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर तब माना जाता है जब ये फॉलोइंग कंडीशंस, जो मैं 4 कंडीशंस आपको दे रही हूं, ये चारों ही कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं। सबसे पहले, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज में जब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी यानी हस्तांतरिती और हस्तांतरक कंपनी यानी सेलर और परचेजर कंपनी की बात करें तो ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द बुक वैल्यू। यस गाइस, यदि हम सेलर और परचेजर या न्यू या ओल्ड कंपनी की बात करें तो ऐसी कंडीशन में जो भी पुरानी कंपनी है, जो भी कंपनी बिक रही है, सेलर कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी है, वो अपनी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को परचेजर कंपनी को ट्रांसफर करेगी। और किस प्राइस पर? बुक वैल्यू पर। गाइस, सीधा सा कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूं। हमारे पास दो कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी और एक और दूसरी कंपनी जो कि है ट्रांसफरी कंपनी। जो कंसेप्ट मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, जहां हम ओ मार्क कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज द ओल्ड कंपनी, और सेलर कंपनी जो कि लिक्विडिएट हो रही है। जहां पर हम ई मार्क कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज द न्यू कंपनी और द परचेजर कंपनी। फाइन गाइस, ये कंफ्यूजन यदि आपका क्लियर हो गया है तो फाइनली हमारे पास दो कंपनीज हैं, एक तो ट्रांसफरर कंपनी और एक ट्रांसफरी कंपनी। नाउ जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक सिंपल फॉर्मेट जो हमारा होता है वो हम यहाँ पर शेयर होल्डर्स का होता है यानी शेयर कैपिटल का होता है, जिसमें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, साथ में रिजर्व एंड सरप्लस होता है, साथ में आउटसाइड लाइबिलिटीज होती हैं। ये सारा मिलकर हमारा लाइबिलिटी पोर्शन बनता है। और एसेट साइड में देखिएगा, हम जो इन जनरल लिखते हैं वो फिक्स एसेट्स लिखते हैं, देन इन्वेस्टमेंट्स लिखते हैं और फिर फाइनली करंट एसेट्स लिखते हैं। गाइस, जो इस फर्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है उसका मतलब ये है कि ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी को अपनी सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, द होल एसेट्स, चाहे वो फिक्स एसेट्स हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे करंट एसेट हो, सभी के सभी ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी कि सारी की सारी एसेट्स परचेज की जाएंगी
परचेजर कंपनी द्वारा एट बुक वैल्यू, और साथ ही सारी लाइबिलिटीज भी। लाइबिलिटीज में गाइस रिजर्व एंड सरप्लस भी यहाँ शामिल कर लिया जाता है, यानी करंट लाइबिलिटीज और आउटसाइड लाइबिलिटीज के अलावा रिजर्व एंड सरप्लस भी नई कंपनी यानी परचेजर कंपनी ले लेती है। तो फाइनली बस वो शेयर कैपिटल हमारे पास बचता है। तो सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा या परचेजर कंपनी द्वारा परचेज कर लिया जाएगा। ओके, नाउ अगली कंडीशन को देखते हैं। अगली कंडीशन में 90% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। यस, जो 90% शेयर होल्डर्स हैं, ये हम फिर बात यहां पर करते हैं। यहां जो शेयर कैपिटल है जो कि ऑनर्स का हिस्सा है, इस ऑनर्स के हिस्से में ये कहा गया है कि 90% शेयर होल्डर्स भी ट्रांसफरी कंपनी यानी परचेजर कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे, जो कि हमारी सेकंड कंडीशन आपको बता रही है। मान लीजिए यहां पर हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं, 30,000 शेयर होल्डर्स हैं, 10 रुपए की रेट पर हैं। तो यदि हम नेचर ऑफ मर्जर की बात करते हैं, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये कंपल्शन है कि 27,000 शेयर होल्डर्स भी नई कंपनी के शेयर होल्डर्स बनेंगे, यानी परचेजर कंपनी के शेयर होल्डर्स बनेंगे। तो गाइज एसेट्स चली गई इसके पास, लाइबिलिटीज भी चली गई, और अब बचा खुचा जो है वो शेयर होल्डर्स भी इसके पास चला गया। तभी तो हम कहते हैं जैसे दूध में चीनी मिक्स हो गई, उसी तरह से ये नेचर ऑफ मर्जर है। तो पहली कंडीशन, सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज को ले लिया जाएगा एट बुक वैल्यू पर। सेकंड कंडीशन, शेयर होल्डर्स भी, इक्विटी शेयर होल्डर्स के 90% भी नई कंपनी के अंशधारी बनेंगे, शेयर होल्डर्स बनेंगे। नाउ अगली कंडीशन में पेमेंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन, जो परचेज कंसिडरेशन होता है वो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट भी इक्विटी शेयर्स में ही होगा। देखिए, नो डिबेंचर्स, नो प्रेफरेंस शेयर्स, ओनली इक्विटी शेयर, नो कैश। कैश की कंडीशन भी तभी है जब हम कन्वर्जन करते समय या ट्रांसफर करते समय किसी तरह का कोई फ्रैक्शन क्रिएट होता है शेयर्स में, नंबर ऑफ शेयर्स में, तो केवल उन फ्रैक्शंस के लिए ही कैश का पेमेंट किया जाएगा। अदरवाइज जो भी परचेज कंसिडरेशन तय होता है उस परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट भी इक्विटी शेयर्स में ही किया जाएगा। ये हमारी थर्ड कंडीशन। नाउ फोर्थ कंडीशन की बात करें तो फोर्थ कंडीशन में हस्तांतरी कंपनी एक रूपता बनाए रखेगी, यानी कंसिस्टेंसी को फॉलो किया जाएगा। कंसिस्टेंसी इन द सेंस, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज पुरानी कंपनी ने अपनाई है वही अकाउंटिंग पॉलिसीज नई कंपनी भी अपनाएगी। जो मेथड्स, जो पॉलिसीज, जो प्रिंसिपल पुरानी कंपनी यानी सेलर कंपनी ने फॉलो किए हैं वही नई कंपनी भी फॉलो करेगी। यानी इतना सारा मिक्सअप होने के बाद, यदि ये चारों कंडीशंस पूरी होने के बाद यदि यहाँ पर कोई अमलगमेशन है तो वो नेचर ऑफ मर्जर है। आई थिंक गाइज ये इन चारों कंडीशंस को आपने अच्छे से समझ लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। अगेन इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ अब बात करते हैं अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज क्या है। तो देखिए, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज क्या है। बहुत सिंपल डेफिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बता भी रखा है, AS 14 या इंड AS 103 यहाँ एप्लीकेबल होता है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज यानी क्रय की प्रकृति का अमलगमेशन, एकीकरण तब कहलाएगा जबकि वह नेचर ऑफ मर्जर नहीं है, विच इज नॉट द नेचर ऑफ मर्जर, यानी वह किसी तरह से एक या एक से ज्यादा कंडीशंस, जो मर्जर की मैंने अभी आपको चारों कंडीशंस बताई है उसमें से एक भी फॉलो न करे या एक से ज्यादा भी सेटिस्फाई न करे, तो इस तरह का अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज कहलाता है। इन प्रैक्टिकल गाइज नेचर ऑफ मर्जर बहुत कम देखने को मिलता है। हम जितना भी अमलगमेशन देखते हैं रीसेंट कई कंपनीज में, कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो वहाँ नेचर ऑफ परचेज ही दिखाई देता है। तो गाइज इस मेथड को हम अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करते समय इम्पॉर्टेंटली अच्छे से देखेंगे भी। तो चलते हैं आगे। नाउ गाइस, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर आपको समझ में आ गया, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज आपको समझ में आ गया। तो
तो अब हम बात कर लेते हैं इनके अकाउंटिंग मेथड्स की। यस, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में जो अकाउंटिंग मेथड फॉलो किया जाता है AS 14 के अकॉर्डिंग, उसको नाम हम देते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हितों की एकत्रीकरण विधि, याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और जब हम नेचर ऑफ परचेज की बात करते हैं तो उसमें जो अकाउंटिंग मेथड फॉलो किया जाता है वो है परचेज मेथड या क्रय विधि। किस तरह से इनके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होंगे ये मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बात करूंगी। इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी यानी ओल्ड कंपनी की बुक्स में भी हमें देखना होगा दोनों ही मेथड से किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाएंगे, और साथ ही इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी यानी न्यू कंपनी के लिए किस तरह से यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाएंगे। बट गाइज, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर और कंप्लीट करवा देना चाहती हूँ, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन both methods, pooling of interest method and purchase method. So let's go for this. Difference between pooling of interest method and purchase method. देखिए, इस तरह से जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर शो किया है, कुछ उसी तरह से आपको एग्जामिनेशन में अपना प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए। ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छे मार्क्स भी दिलवा सकता है। तो गाइस देखते हैं पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की एप्लीकेबिलिटी क्या है और परचेज मेथड की एप्लीकेबिलिटी क्या है। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यानी हितों की एकत्रीकरण विधि मर्जर की कंडीशन में काम आती है। जब हमारी मर्जर की चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है वहां पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज में होगा, और जहां पर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है वहां परचेज मेथड काम में लेना होगा। नाउ यहाँ पर जब हम मर्जर की तरह का एकीकरण होता है तो वहाँ पर जो अमलगमेशन होता है वो कंप्लीट होता है। जैसा कि गाइज मैंने आपको बताया भी था, देखिएगा हमने बैलेंस शीट आपके सामने रखी थी और हमने बताया था कि एसेट्स भी ले ली, लाइबिलिटी भी ले ली और शेयर कैपिटल में भी 90% हिस्सा पहुंच गया नई कंपनी के पास। दैट्स वाई हम यहाँ कहते हैं कि अमलगमेशन कंप्लीट तरह का होता है, जबकि यहाँ पर अमलगमेशन पार्शल ही होता है। पार्शल इन द सेंस सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज नहीं ली जाती हैं। एसेट्स या लाइबिलिटीज को लिया भी जाए तो वो बुक वैल्यू पर लिया जाए ये भी कंपलसरी नहीं है। रियलाइज वैल्यू पर लिया जा सकता है, मार्केट वैल्यू पर लिया जा सकता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द पार्शल अमलगमेशन। नाउ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की बात की जा रही है तो सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ले लिया जाता है, लेकिन यहां पर पार्शल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ही ली जाती है। जब क्रेता कंपनी यानी परचेजर कंपनी की इच्छा है कि मुझे तो डेटर्स नहीं लेने हैं तो वो डेटर्स नहीं लेगी, छोड़ देगी। यदि उसकी इच्छा है फिक्स एसेट को लिया जाए तो सारी फिक्स एसेट को ले लिया जाएगा। बट ये भी कंपलसरी नहीं है कि बुक वैल्यू पर लिया जाए, किसी रियलाइज्ड वैल्यू या मार्केट वैल्यू पर भी लिया जा सकता है। सो गाइस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, यहाँ सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को लिया जाता है और यहाँ पर जरूरी नहीं कि सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज को लिया जाए। यस, रिवैल्यूएशन, यहाँ पर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का कोई रिवैल्यूएशन नहीं होता है। जैसा कि मैंने कहा भी है स्टूडेंट, सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पर ही ली जाती हैं, तो इसलिए कोई रिवैल्यूएशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर बुक वैल्यू पर नहीं ली जाती है, इसलिए रियलाइज करवाया जाएगा। जैसा कि परचेजर कंपनी की इच्छा है कि यदि वो बुक वैल्यू पर लेना चाहे तो इट्स ओके, यदि रियलाइज्ड वैल्यू पर लेना चाहे तो उसका रियलाइजेशन भी करवाया जाएगा। नाउ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए, जब हम नेचर ऑफ परचेज की बात करते हैं तो नेचर ऑफ परचेज में गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओपन किया जाएगा। ये एक तरह से डिफरेंस होगा परचेज कंसिडरेशन और टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज जो ली गई है उसका। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओपन होगा ही नहीं, क्योंकि आपने देखा है क्योंकि सारी एसेट्स ले ली है, सारी लाइबिलिटीज ले ली है, शेयर होल्डर्स भी ले लिए, तो कोई डिफरेंस ही नहीं बचा है। तो इस वजह से यहाँ पर कोई डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा, इसलिए गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओपन नहीं होगा, जबकि ऐसा यहाँ परचेज मेथड में नहीं है। तो गाइस, इस तरह से आज हमने देखा कि अमलगमेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, साथ में आपने देखा कि कौन सी अकाउंटिंग मेथड्स यूज में लिए जाते हैं, और फाइनली इनके डिफरेंसेस क्या हैं। सो गाइस, ओके
ओके स्टूडेंट्स, नाउ यदि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।